नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के इस कड़ी में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। लेखक सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, उनकी पुस्तक का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं, उनकी पुस्तक का। और आपने इससे पहले नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सरस्वती पांडे संपूर्ण बुक अध्ययन वाले में। तो आज हम तृतीय उत्थान यानी कि प्रेमचंद उत्तर युग के, प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकार और उनकी रचनाएं देखेंगे, उपन्यास और उपन्यासकार। आइए शुरू करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं। जयनेंद्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है। तो जैनेंद्र को हिंदी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक, लेकिन डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है। जैनेंद्र कुमार के उपन्यास देखते हैं। परख 1929 का है। इसमें क्या है मतलब देखते हैं उपन्यास, उसका वर्ष और विषय। प्रेम, मतलब इसमें क्या है, प्रेम का आदर्शीकरण है। सुनीता काफ़ी ज़्यादा फेमस उपन्यास इनका रहा है। श्रीकांत, सुनीता और हरि प्रसन्न के मनोभाव का इसमें विश्लेषण है। त्यागपत्र भी फेमस है, 1937 का है। स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का इसमें चित्रण है। कल्याणी 1939 का है, विवाह के बाद की समस्या का चित्रण है। सुखदा 1952 का है, नायिका सुखदा के मनोभाव का इसमें विश्लेषण है। विवर्त 1953 का है, भुवन मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का इसमें चित्रण है। व्यतीत 1953 का है। जयवर्धन 1956, व्यक्ति की निजता और शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का इसमें चित्रण है। मुक्तिबोध 1965 का है। अनंतर 1968 का। अनाम स्वामी 1974 का है और इसमें मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण है। दशार्क इसमें क्या है कि 1985 विवाह विच्छेद और स्त्री जीवन की विडंबना का इसमें चित्रण है। जैनेंद्र कुमार के उपन्यास का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण रहा है। काम, पीड़ा और अहम का समर्पण। इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास देखते हैं। घृणामयी 1929 का है। एक युवती के पश्चाताप का चित्रण है। 1950 में लज्जा शीर्षक से यही आपका प्रकाशित हुआ, यह भी याद रखिए। सन्यासी है, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, यह भी याद रखिए। ऊपर भी और ना भी दोनों रहता है, आधा ना और ऊपर भी ना की मात्रा रहती है, अंक की मात्रा। 1940 नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण है। पर्दे की रानी 1942 का है। मानसिक विकृतियों के व्यक्तियों के चरित्र की मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। प्रेम और छाया है, प्रेम और छाया या फिर प्रेत और छाया, ठीक, इसको देख लीजिएगा। प्रेत और छाया है या फिर प्रेम और छाया। तो प्रेत और छाया 1944, प्रेम और छाया 1944। पारसनाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण है। इसमें निर्वासित 1946 का है। महिप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण है। मुक्तिपथ 1948 का है। सुबह के भूले कहा भी जाता है, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। सुबह के भूले 1951। जिप्सी 1952 का है। इसमें मनोविश्लेषणवाद एवं सामाजिक भावना का संबंध इसमें बताया गया है। जहाज का पंछी 1954 का है। ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति के कष्टों का इसमें चित्रण है। ऋतुचक्र 1969 का है। आधुनिकता के नाम पर पनपती विसंगति का चित्रण है। भूत का भविष्य 1973 का है। कवि की प्रेयसी 1976 का है। अब देखते हैं यज्ञ का। आप जानते हैं यज्ञ का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। जैनेंद्र ने सच्चिदानंद यानी कि हीरानंद वात्स्यायन को यज्ञ नाम दिया। किसने? जैनेंद्र ने। यज्ञ के प्रमुख औपन्यासिक कृतियां निम्नलिखित है। तो जैनेंद्र ने इन्हें यज्ञ नाम दिया है, यह तथ्य जरूर याद रखें, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो शेखर एक जीवनी है जो कि नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। भाग 1 इम्पोर्टेंट है, 1940 में हुआ। इसमें क्या है, नायक शेखर के कैश्वर का विश्लेषण है यानी किशोरावस्था का। भाग 2 आपका 1944 का है, जिसमें शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन है। आप एक पढ़ लेंगे तो कहानी को पूरी जानने के लिए दूसरा भी पढ़ेंगे, पहला ही हालांकि सिलेबस में लगा हुआ है। नदी के द्वीप 1951 का है। रेखा, भुवन और गौरा की प्रेम कथा है। इसके बाद अपने अपने अजनबी 1961 का है। मृत्यु से साक्षात्कार, मतलब इसका मृत्यु से साक्षात्कार विषय है। या यावर
के नाम से भी जाने जाते हैं। शेखर एक जीवनी मतलब आगे शेखर एक जीवनी पर क्या है पर रोला रोमिया की पुस्तक जो क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया है। जो रोमा रोला की पुस्तक है ज्यो क्रिस्तोफ, इसका प्रभाव है शेखर एक जीवनी पर। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर किया है। डॉक्टर देवराज के देखते हैं। डॉक्टर देवराज के एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं और इनके उपन्यास हैं पथ की खोज 1951, इसमें प्रेम और विवाह के नैतिकता का प्रश्न है। बाहर भीतर 1954 है। मध्यवर्गीय परिवार में स्त्री की यातनापूर्ण स्थिति का चित्रण है। रोड़े और पत्थर 1958 का है, इसमें मध्यवर्गीय लोगों की कुंठित जीवन की त्रासदी का वर्णन है। आज के डायरी 1960 का है, इसमें असफल वैवाहिक जीवन और प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण है। मैं, वे और आप, यह 1969 का है, इसमें समकालीन जीवन के मूल्यों के विघटन का चित्रण है। दोहरी आग की लपट 1973 का है, प्रेम और दाम्पत्य की समस्या का चित्रण है। दूसरा सूत्र 1978 का है। अब देखते हैं विष्णु प्रभाकर मानवतावादी। विष्णु प्रभाकर क्या है? मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। ढलती रात 1951 का है और सन 1920 से 36 तक की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। तट के बंधन 1955 का है, इसमें प्रेम और विवाह की नारी मुक्ति का चित्रण है। स्वप्नमयी 1956 का है, इसमें स्त्री के काल्पनिक तर्कातीत और स्वप्नजीवी चरित्र का अंकन है। कोई तो 1980 का है, नैतिक रूढ़ियों में बलात्कार के शिकार स्त्रियों की इसमें समस्या है। अर्धनारीश्वर 1992 का है, स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का इसमें चित्रण है। संकल्प 1993 का है, इसमें परित्यक्ता स्त्री की मनोभाव का अंकन है। उदय शंकर भट्ट अगले हमारे उपन्यासकार हैं, यह भी एक मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी रचना देखते हैं। नए मोड़ 1954 का है, इसमें सुशिक्षित और आत्मनिर्भर नारी की व्यवस्था का चित्रण है। सागर लहरे और मनुष्य 1956 का है, इसमें बम्बई के बरोसवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण है। लोक परलोक 1958 का है, ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण है। शेष अशेष 1960 का है, उसी समय मतलब पढ़ रहा था, आज तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग आधुनिक हो चुके हैं, ग्रामीण जीवन पे बहुत ज़्यादा असर आधुनिक सभ्यता का पड़ा है। शेष अशेष 1960 का है, साधु सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्रण है। अगले हमारे हैं भगवती चरण वर्मा, व्यक्तिवादी और नीतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। पतन 1927 का, इसमें अपराध और बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है। चित्रलेखा बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। चित्रलेखा 1934 पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्न का इसमें चित्रण है। 3 वर्ष 1936 का है, प्रेम का विवाह में परिणति। पहले प्रेम होता है ना, दो लोगों में प्रेम, फिर मित्रता हुई, प्रेम हुआ, फिर विवाह हुआ, इस समस्या का चित्रण है। मतलब उस समय विवाह के बाद समस्या शुरू हो जाती है, उसके पहले तक तो प्रेम रहता है अधिकतर, मतलब ऐसा। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 है, गांधीवादी साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता के रूप में चित्रण है। आखिरी दाव 1950 का है, एक जुआरी की असफल प्रेम कथा है। इसमें अपने खिलौने 1957 का है, दिल्ली के मॉडर्न सोसाइटी पर तीखा व्यंग है। भूले बिस्तरे चित्र 1959 का है, 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों में परिवर्तन की कथा है। वह फिर नहीं आए 1960 है, आधुनिक जीवन की विषमता के बीच गहन जिजीविका का चित्रण है। सामर्थ्य और सीमा 1962 का है, प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहाय चित्रण है। इसमें थके पाँव 1963 का है, रेखा 1964 का और इसमें नारी के गहन अंतर्द्वंद का चित्रण है। सच्ची सीधी बात 1968 का है, इसमें सन 1938 से 48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का मूल्यांकन है। सभई नचावत राम गोसाई 1970 का है और इसमें 1919 से 1965 तक के इतिहास का चित्रण है। प्रश्न और मरीचिका 1973 का है, इसमें व्यक्ति के मन में विघटित मानव मूल्य का प्रश्न और शासन की मरीचिका का चित्रण है। भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा पर भगवती चरण वर्मा को, मतलब यह सब हमने देखा। प्रश्न और मरीचिका 1973, व्यक्ति के मन में विघटित मानव मूल्य का प्रश्न और शासन की मरीचिका का चित्रण है। मरीचिका हम लोग जानते हैं ना कि जब हम लोगों को आभास होने लगता है, जैसे कि पानी है, सड़क पर चल रहे हैं, जैसे लगेगा पानी है, तो उसको जबकि पानी नहीं रहता गर्मियों के दिनों में, वह क्या रहता है? मरीचिका रहता है, यानी हमारा भ्रम रहता है। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव है। ठीक, यह तथ्य भी याद रखिए कि इनके उपन्यास पे, जैसे शेखर एक जीवनी पे था जया क्रिस्ताप का, इसी प्रकार से इनके जो है चित्रलेखा है, इस पे फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव है। यह तथ्य भी याद रखिए।
उपेंद्रनाथ अश्क के उपन्यास अश्क को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। कौन? मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार का जो कि उपेंद्रनाथ अश्क है। यह उपेंद्रनाथ अश्क अंजू दीदी के बहाने हम लोगों के सिलेबस में लगे हुए हैं। अंजू दीदी नाटक है, तो जो भी उपन्यासकार, जो भी कहानीकार, जो भी रचनाकार हमारे सिलेबस में लगा है, उनके सभी रचनाओं को हमें ध्यानपूर्वक देखना है। जैसे आगे का भी देखना था, आगे का भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। सितारों के खेल 1940, गिरती दीवारें 1947, गर्मराख 1957, बड़ी बड़ी आंखें 1955, पत्थर अलपत्थर 1957, शहर में घूमता आईना 1963, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील का एक अंश है 1968 का। यह एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील 1969 का है। ये इसी का एक अंश आपको कह सकते हैं एक रात का नरक है। बांधो न नाव इस ठाव, बस बंधु मत जोड़िएगा, बांधो नाव इस ठाव 1974 का, नहीं तो कविता हो जाएगी। निमिषा 1980 की है, पलटती धारा 1997 की। उपेंद्रनाथ अश्क ने फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर गिरती दीवारें को कई श्रृंखला में लिखा है। किससे लिया? फ्रांसीसी उपन्यासकार रोमा फ्लू से, और गिरती दीवारों को कई श्रृंखला में लिखा है। देखते हैं प्रमुख बिंदु। सुमित्रा नंदन पंत ने बड़ी बड़ी आंखें को एक गीति उपन्यास की संज्ञा दी है। लक्ष्मी नारायण लाल को देखते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं, इनकी कृतियां हैं। हम लोगों के सिलेबस में लक्ष्मी नारायण मिश्र लगे हुए हैं, लाल नहीं है, मिश्र हैं। धरती की आंखें 1951 है। बया का घोंसला और सांप 1953 है। काले फूल का पौधा 1955, रूपा जीवा 1959, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961, मन वृंदावन 1966, प्रेम अपवित्र नदी 1972, बड़के भैया 1973, हरा समंदर गोपीचंदर 1974, बसंत की प्रतीक्षा 1975, देवीना 1976, पुरुषोत्तम 1983, गली अनारकली 1985 और कनाट पैलेस कहाँ है? दिल्ली में 1986। और वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। वृंदावन लाल वर्मा को क्या है कि यह तथ्य याद करिए, सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि किसे है? तो वृंदावन लाल वर्मा को। वृंदावन लाल वर्मा के प्रारंभिक उपन्यास देखते हैं कौन कौन है। संगम 1927 का है, प्रत्यागत 1927 का, लगन 1928, कुंडली चक्र और प्रेम की भेद। यह सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्त करते हैं, सामाजिक यथार्थ को। वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है जो निम्नलिखित है। वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। बुंदेलखंड वहीं आपका झांसी ललितपुर वाला जिला, झांसी ललितपुर बादा हमीरपुर वाला, वहीं सब उरई जालौन वाला, तो मुस्लिम समाज पे उस पे आधारित है। कौन कौन है? गढ़कुंडार काफ़ी ज़्यादा फेमस है, 1928 का है। बिराटा की पद्मनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही फेमस है, गिना चुना है। 1936 का है। मृगनयनी 1950, टूटे काटे 1954, अहिल्याबाई 1955, भुवन विक्रम 1957, माधव जी सिंधिया 1957। झांसी की रानी, जैसे कि झांसी का ही तो है, झांसी की रानी का जन्म तो बनारस में हुआ था, लेकिन इनका जो कार्यस्थली है, जन्मस्थली भले ही बनारस है लेकिन कार्यस्थली आपका बुंदेलखंड का इलाका ही है। 1946 की रचना है। कचनार 1948, रामगढ़ की रानी 61, 1900, महारानी दुर्गावती 1964, कीचड़ और कमल 1964, सोती आग 1966, देवगढ़ की मुस्कान 1973 की है। राहुल सांकृत्यायन का देखते हैं, अपने हमारे आपके चहेते राहुल सांकृत्यायन के प्रमुख औपन्यासिक कृतियाँ। जीने के लिए 1964, भारत के बीच, इसमें क्या है? भारत के विक्षुब्ध सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। यह भी हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। इनकी जो यात्रा विधा है तिब्बत की ओर, वह आपका लगा हुआ है, तो इनकी भी रचनाएं याद रखें। सिंह सेनापति 1942 का है। इसमें क्या है? वैशाली तथा तक्षशिला के गणराज्यों की कथा है। ये काफ़ी घूमते थे, बहुत ही घुमक्कड़ थे। जय यौधे 1944 का है। यमुना सतलज और हिमालय के बीच स्थिति यौधे राज्य के अवसान का चित्रण है। मधुर स्वप्न 1950 का है, और इसमें मध्य एशिया में आविर्भूत मजदक के अनुयायी अंदर जगर के जीवन का चित्रण है। मध्य एशिया में आविर्भूत मजदक के अनुयायी अंदर जगर के जीवन दर्शन का चित्रण है
मधुर स्वप्न में। विस्मृत यात्री 1954 का है, इसमें बौद्ध यात्री नरेंद्र यश की जीवन यात्रा पे यह आधारित है। राहुल सांकृत्यायन कृत जीने के लिए हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास है। यह क्या है? खुला राजनीतिक उपन्यास। कौन? जीने के लिए। सन 1961 में प्रकाशित राहुल कृत दिवोदास उपन्यास में आर्यों के उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन का चित्रण है। उन्मुक्त कुंठा रहित जीवन दिवोदास उपन्यास में है। चतुर्सेन शास्त्री, चतुर्सेन शास्त्री देखते हैं, इनका क्या है? चतुर्सेन शास्त्री वैशाली की नगर वधू 1949 का है, इसमें बुद्धकालीन सांस्कृतिक और राजनीतिक टकराहट का चित्रण है। रक्त की प्यास 1951 का है। आलमगीर 1954 का है। वयम रक्षाम, यह आपके यूपी हायर के सिलेबस में लगा हुआ है, 1955 का है। इसमें आर्य अनार्य देव दानव आदि संस्कृतियों के संघर्ष एवं समन्वय की कथा है। सोमनाथ 1955 की रचना है। शिवोपासना के विकास और राजपूतों की मानसिकता का इसमें चित्रण है। गोली 1956 का है। देसी रियासतों के शासकों की घृणित विलासिता का चित्रण इसमें है। सोना और खून 1960 का है। रांगे राघव की बात करते हैं तो इनकी प्रथम रचना 1946 में घरौधा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। यह परिसर यानी विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा हिंदी का प्रथम उपन्यास है। कौन? घरौधा। रांगे राघव ने 3 कोटि के उपन्यास की रचना की है जो कि निम्नलिखित है। तीनों कोटि देखते हैं। पहला जैसे कोटि है जीवनी परक उपन्यास, तो इसमें है देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, और लोई मतलब कबीर की पत्नी, रत्ना के बाद भारती का सपूत, भारती का सपूत 1954 का है। लखिमा की आंखें 1957 का है। जब आवेगी कालघटा 1958 की है। धूनी का धुआं 1959 का है। इसके बाद इन्होंने ग्रामीण और नगरीय यथार्थ के उपन्यास लिखे, उसमें हुजू 1951 का है। सीधा साधा रास्ता 1951, कब तक पुकारूं 1957, राई और पर्वत 1958, छोटी सी बात 1959, पथ का पाप 1959, धरती मेरा घर 1960, आखिरी आवाज़ 1962 का है। इसके बाद ऐतिहासिक उपन्यास की बात करें तो इसमें आपका मुर्दों का टीला 1948 का है, और इसमें मोहनजोदड़ो का अर्थ भी होता है कि मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित है। प्रतिदान 1950 का है। महाभारत युग के ब्राह्मण और क्षत्रिय के संघर्ष का इसमें चित्रण है। चीवर 1951 का है। इसमें हर्षकाल के ह्रासमान भारतीय सामंतवाद का चित्रण है। अंधेरी के युग 1953 का है। इसमें दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग के प्रयत्न का चित्रण है। पक्षी और आकाश 1957 का है। राह न रुकी 1958 का है। इसमें महावीर स्वामी एवं बुद्ध युग के जागरण की कथा है। रांगे राघव का कब तक पुकारूं उपन्यास जयराम पेशा कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है। यह उपन्यास रांगे राघव का कब तक पुकारूं उपन्यास जो है यह जरायम पेशा कर्नट जाति के जीवन यथार्थ से संबंधित है। पूछा जा सकता है कि जरायम पेशा कर्नट जाति के जीवन से संबंधित कौन सा उपन्यास है, तो कब तक पुकारूं किसका है? रांगे राघव का। रांगे राघव का जो विषाद मठ है यह 1946 बंगाल के अकाल पे आधारित है। रांगे राघव का विषाद मठ क्या है? बंगाल के अकाल पे आधारित है और रचना 1946 की है। अमृतलाल नागर की बात करते हैं तो अमृतलाल नागर नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं, इसलिए इनकी रचनाओं को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है, और इन्हीं के उपन्यासों के साथ ही आज की कड़ी को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगली कड़ी में देखेंगे, मतलब आगे तीसरे उत्थान के तहत थोड़ा सा बड़ा होने के चलते इसको 2 पार्टों में देखेंगे। तो अमृतलाल नागर के उपन्यास देखते हैं। महाकाल 1947 है। बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण है। सेठ बाकेलाल 1955 का है। बुध और समुद्र 1956 का है। लखनऊ के चौक के रूप में भारत के विभिन्न छवि का चित्रण है। इसमें शतरंज के मोहरे 1959 का है। इसमें अवध के नवाबों के हरासोन्मुख जीवन का चित्रण है। सुहाग के नुपुर 1960 का है, और इसमें मध्यकालीन कुलवधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण है। अमृत और विष 1966 का है। इसमें भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक और सामाजिक चित्रण है। 7 घूंघट वाला 1966 मतलब कि आज़ादी के बाद वहीं आपका हो जाएगा। गणतंत्र के बाद देखें तो 15-16 साल, तो वहीं 15-16 वर्षों का राजनीतिक चित्रण है भारतीय गणतंत्र के।
सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 है। इसमें क्या है, मसरू बेगम के नारी हृदय का चित्रण है। एकदा नैमिषारण्य 1972 का है। इसमें आचार्य भार्गव सोमाहुति नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है। मानस का हंस आपके सिलेबस में लगा हुआ है नेट के, इसको आप जरूर पढ़िएगा और इनके रचनाओं अन्य रचनाओं को कालक्रम में लगाने के लिए आ सकता है और उसमें क्या है यह भी दे सकता है, तो यहाँ से जरूर ध्यान से देखिए। मानस का हंस 1972 तुलसीदास की जीवनी एवं व्यक्तित्व पे आधारित है। नाचो बहुत गोपाल 1978 का है। इसमें भंगी समाज का इतिहास और उसके वर्तमान जीवन के नारकीयता का गहरी संवेदनात्मकता के साथ चित्रण है। खंजर नयन यह क्या है, सूरदास के, जबकि मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पे है और खंजर नयन सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पे आधारित है। दोनों में अलग अलग है, याद रखिए। बिखरे तिनके 1982 का है। अग्निगर्भा 1983 का है, जब भारत वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में। करवट 1985 का है। लखनऊ के एक खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण है। पीढ़ियाँ 1990 का है। करवट उपन्यास के अगले चरण के रूप में, करवट का ही अगला चरण आपका पीढ़ियाँ है, ठीक, 1990। तो यहाँ पे समाप्त करते हैं जो हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनको उपन्यास को अगले कड़ी में देखेंगे और तृतीय उत्थान उसमें समाप्त करेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।